बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है कि हमारे पास कुछ सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटरेक्शन को शो करते हैं। या तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिपेल्ड हो जाते हैं। तो हम इसकी रीज़न को देखेंगे कि ये इस तरह क्यों करते हैं। इसके लिए हम पहले बात करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमारे पास क्या है? टेंडेंसी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू द मीडियम एज़ कम्पेयर टू दैट इन द वैक्यूम। कि किसी मटेरियल के अंदर कितनी एबिलिटी है या कितनी टेंडेंसी है कि उसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस पास कर जाए बजाय किसके, मटेरियल मीडियम के अंदर एज़ कम्पेयर टू द वैक्यूम, कि वैक्यूम की बजाय। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया गया इस फोर्स को मेजर करने के लिए, F इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा S1 S2 ओवर आर्स के। S1 और S2 हमारे पास क्या है? S1 और S2 है हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ S1 और S2, वो दो पोल्स के दरमियान में किसी मीडियम को रखा जाएगा। और R2 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, दो पोल्स के दरमियान में डिस्टेंस। और पैरामीटर अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है हमारे पास? इज़ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, कौन सी? जो बिटवीन टू पोल्स S1 और S2। इसके लिए हमारे पास तीन सिचुएशन दी गई हैं। जब अल्फ़ा इक्वल हो 1 तब उसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं होगा, यानी कि दो जो हमारे पास पोल्स होंगे उनके दरमियान जो भी फील्ड हो रहा होगा उसके दरमियान कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं है, वैक्यूम है, बिल्कुल एयर वहाँ पे मौजूद है। और जब अल्फ़ा लेसर देन 1 हो तो वो हमारे पास सब्सटेंस होगा डायमैग्नेटिक। और जब ये ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास जो सब्सटेंस होगा वो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। इसके लिए हमारे पास तीन किस्म के सब्सटेंस मौजूद हैं, जिनके अंदर एक है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और उसके बाद आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास कौन सी हैं? जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू द वैक्यूम रेदर देन थ्रू द सब्सटेंस। जब जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हम मैग्नेटिक लाइंस दो मैग्नेट से जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल से जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मूव कर रही हैं मैग्नेटिक लाइंस, वो मटेरियल से गुजरने की बजाय प्रेफर करें कि वो दूसरी तरफ से गुजरें। इसकी रीज़न क्या है कि ये क्यों नहीं इस तरह गुजरती? इसकी रीज़न है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अगर तो हमारे पास जितने भी एक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो वो सारे ही पेयर मौजूद हों तो हमारे पास जो मटेरियल जो सब्सटेंस होगा वो हमारे पास होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और उसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस पास नहीं करेंगी, वो हमेशा कहाँ से गुजरेंगी? वैक्यूम से गुजरने की कोशिश करेंगी बजाय सब्सटेंस के गुजरने के। जैसा कि डायग्राम में शो भी किया गया है कि एक सब्सटेंस रखा गया नॉर्थ से साउथ की तरफ इंटरैक्ट जो मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं वो सब्सटेंस से पास नहीं हो रही, सब्सटेंस की बजाय वो ऊपर से पास हो रही हैं या फिर नीचे से पास हो रही हैं। इसकी रीज़न सिर्फ यही है कि ये मटेरियल के अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। अगर आपको MOT याद हो तो उसके अंदर हमने पढ़ा भी था कि नाइट्रोजन ये हमारे पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस के अंदर अगर उसको रखा जाए तो वो कोई भी इंटरेक्शन को शो नहीं करेगा। जब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी वो है हमारे पास ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन के अंदर अगर देखा जाए तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास कौन से हैं? मैग्नेटिक वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू पास थ्रू द सब्सटेंस रेदर देन थ्रू द वैक्यूम। वो बजाय कि वो वैक्यूम से पास हों वो सब्सटेंस के अंदर से पास होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि हमारे पास शो भी किया गया कि एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस वो वैक्यूम से नहीं जाती बजाय कि वो सब्सटेंस से ही सारी की सारी गुजरती हैं। और इसके लिए जो परमिएबिलिटी अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन होता है 1। अगर वो लेसर देन 1 हो तो हमारे पास जो सब्सटेंस होगा वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और अगर वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब है कोई भी सब्सटेंस मौजूद नहीं है, वो सिर्फ एयर के अंदर से ही पास कर रही हैं। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास कौन सी हैं? वो सब्सटेंस विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर बट देयर अल्फ़ा वैल्यू इज़ वेरी हाई, जिसकी अल्फ़ा वैल्यू बहुत ही हाई है, इन द रेंज ऑफ 10⁻³ अगर आप एक लोहे को आयरन का एक पीस लें और उसके ऊपर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर रिड्यूस करवा दें, आप चेक करोगे और बाद में आप किसी और भी उसके साथ मटेरियल को अटैच करवा दें, जैसे ही आप मैग्नेटिक लाइंस के उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया उसको रिमूव करोगे वो उसके साथ फिर भी थोड़ी देर तक दूसरे कील अटैच होंगे, हालांकि उसके ऊपर अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड साथ में अटैच नहीं हो रहा।
ये आप एग्जांपल खुद भी कर सकते हैं कि एक मैग्नेट लें, मैग्नेट को एक कील के साथ चिपकाएं और उसके साथ मज़ीद छोटे छोटे साथ अटैच कर दें। जैसे ही आप मैग्नेट को रिमूव कर देंगे वो थोड़ी देर तक तो साथ उसके चिपके रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके अंदर खुद भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मौजूद है, पर उसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से, और उसकी रेंज है 10⁻³ अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन के। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जब आप किसी भी मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को ही हम बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन द मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। जबकि वैक्यूम के अंदर इसकी वैल्यू और होगी, पर यहाँ पे इसकी वैल्यू जब मटेरियल के अंदर होगी तो उसकी वैल्यू और होगी। यहाँ पे जो हमने एक इक्वेशन लिखी है, ये उसका रिलेशनशिप लिखा है विद द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बी हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट किया गया बाय बी। एच हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमने कितनी अप्लाई की थी मैग्नेटिक फील्ड, कितनी स्ट्रेंथ थी उसकी। और आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि मकनातीस की पकड़ने की शिद्दत के वो कितनी तेज़ी के साथ उसको पकड़ है, या कितनी उसके अंदर फोर्स है कि वो उसके साथ इंटेंसिटी यानी कि वो उसके साथ चिपका रहे, कितनी शिद्दत उसके अंदर मौजूद है। और एच क्या है, जो हमने अप्लाई किया। और बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ उसकी अभी भी मौजूद है। यानी कि आया कि वो मटेरियल जिसके साथ वो चिपका हुआ है उसके अंदर 500 है, 100 है, अगर हमने 1000 अप्लाई की तो 500 होगी, 100 होगी। हर मटेरियल की अपने लिहाज से वो डिफरेंट हो सकती है। आई हमारे पास था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव कब होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, और नेगेटिव कब होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो मैग्नेट के अंदर अट्रैक्ट हों, जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि उससे रिपेल होते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी कि वो कितना उसके अंदर असर मौजूद है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारे पास क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाई चाई, या फिर उर्दू के अंदर जो बोला जाता है वो बोला जाता है काई। इसको हम अगर दूसरे अल्फाज में बोलें तो ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोलेंगे चाई, जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। और आई हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एच हमारे पास क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो है मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच जो रेशियो है हमारे पास, उसको मोलर वॉल्यूम के साथ m/d ऑफ द मटेरियल, तो जो हम हासिल करेंगे वी गेट ससेप्टिबिलिटी पर मोल, यानी कि एक मोल के लिहाज से फिर हम बात करेंगे। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय चाई एम। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर को, आई इंटेंसिटी को, एच अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, एम हमारे पास होगा मोलर वॉल्यूम, और डी हमारे पास क्या होगा, डेंसिटी हमारे पास मौजूद होगी। और इसी को हम बोलते हैं मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अगर हम उसको मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस पर मोल ऑफ द मटेरियल पर यूनिट स्ट्रेंथ फील्ड, कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है एक मोल मटेरियल के अंदर, और जब हम उसके ऊपर एक यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हों। इसके लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप दिया गया। रिलेशनशिप क्या है, बी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एच। बी हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक इंडक्शन। एच हमारे पास क्या है, अप्लाइड स्ट्रेंथ फील्ड। और अल्फ़ा हमारे पास था पैरामीटर, यानी कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और दूसरी है कि हमने इक्वेशन निकाली थी वो था चाई इज़ इक्वल टू आई ओवर एच। अगर एच इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई होगा, और अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आएगी, आई इज़ इक्वल टू चाई एच। बी की भी हमारे पास वैल्यू आ गई, आई की भी हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमारे पास एक इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ी है, बी इज़ इक्वल टू एच प्लस 4πi, जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था मैग्नेटिक इंडक्शन और अप्लाइड फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अंदर। यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे बी की और आई की। जब हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो अल्फ़ा एच एच प्लस 4π चाई एच, और यहाँ पे हम एच जब के दोनों तरफ है तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे।
एच हमने कॉमन निकाला, एच अगर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास पैरामीटर अल्फ़ा यानी कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी वो इक्वल आ जाएगा 1+4 पाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के। अगर हम सपोज करते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारे पास ज़ीरो है, यानी कि मटेरियल कोई भी अपने अंदर से लाइन पास कर ही नहीं रहा, यानी कि मटेरियल के अंदर कोई सलाहियत ही नहीं है कि वो अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस को पास करवा सके, तो उसके लिए वैल्यू हमारे पास होगी ज़ीरो। अगर हम इसकी वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा अल्फ़ा पैरे यानी कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज़ इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास ट्रू थी किसके लिए, वैक्यूम के लिए, जिसको हमने पहले पढ़ लिया हुआ है, यानी कि एयर और वैक्यूम के लिए हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1। अगर वो लेसर देन 1 हो तो हमारे पास जो मटेरियल होगा वो होगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर हमारे पास वो ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास मटेरियल होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस।